नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का जो री एग्जाम होने वाला है उस पर मैंने आपको बताया था कि 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें मैंने आपको बोला था हिंदी और साथ में आपका जो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है उनका व्याख्यात्मक हल मैं यहाँ पे आपके सामने देने वाला हूँ। तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, हिंदी की वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया चुका है। जीके जीएस जो प्रैक्टिस सेट 1 है उसका मैं आपके सामने सोल्यूशन लाने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शुरू करते हैं और देखते हैं क्या था जीके का पहला प्रश्न। ये हिंदी मैंने आपको करा दिया था, तो हम लोग सीधे जीके पे स्विच होते हैं और जीके के पहले प्रश्न को अब आपके सामने ला चुके हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? यानी 3 भागों में कौन सा नगर विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है आपका धौलावीरा। ध्यान रखिएगा, धौलावीरा को बोला जाता है तालाब का समूह। अगर कोई पूछे आपसे क्या बोला जाता है तो इसे बोला जाता है फ्रेंड्स तालाब का समूह। और ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है गुजरात में। वही अगर बात करेंगे आप लोथल, तो लोथल भी आपका गुजरात में पड़ता है, लेकिन एक ये बंदरगाह नगर था, बंदरगाह नगर था, और ये आपका पेट में पूछा भी गया था। ध्यान रखिएगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां, ये आपका राजस्थान में है, ये भी आपका गुजरात में है, और यहां से आपको सरसों का साक्ष्य मिला था, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो है, इसकी खोज 1922 में की गई थी, ठीक। और इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। तो कभी पूछा जाए आपसे कि मृतकों का टीला कहा जाता है तो मोहनजोदड़ो का। फिलहाल 101 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा एक उपवेद नहीं है? देखिए हमारे पास वेद हैं, वेदों की संख्या है 4 और उपवेद हैं, इन्हीं वेदों से जो निकले हैं उनकी भी संख्या कितनी है? 4। अब इनमें से कौन एक नहीं है? धनुर्वेद, आयुर्वेद, शास्त्र वेद या योग वेद? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो भी ऑप्शन नंबर डी है। योग वेद जो है वो किसी प्रकार का आपका वेद नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये किसी वेद से संबंधित नहीं है। जबकि धनुर्वेद, आयुर्वेद और आपका शास्त्र वेद, जिसे हम लोग शिल्प वेद भी कहते हैं, इनका संबंध आपके वेदों से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही जवाब है, यानी ये नहीं है। अगला है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी? तो पहली बार भारत पे आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम शासक था वो था मोहम्मद बिन कासिम। और आपने सुना होगा सन 712 ईस्वी में इसने आपका आक्रमण किया था। ये कौन था? आपका मोहम्मद बिन कासिम। और ये कहां से आया था? तो ये अरब से आया था। कहां से आया था? अरब से। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि पहली बार भारत पे आक्रमण किसने किया था? तो अरबों ने किया था। और अब आए कहां से थे? तो अरब फ्रेंड्स आए थे आपके, सॉरी अरब, कासिम कहां से आया था? अरब से आया था। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो खजुराहो जो स्मारक है फ्रेंड्स ये आपके मध्य प्रदेश में खजुराहो में पड़ते हैं। और ये किन शासकों ने बनवाया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसे चंदेल शासकों ने बनाया था। चंदेल शासकों द्वारा इसे बनाया गया था, खजुराहो के मंदिर को, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट जवाब है। अगला है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? देखिए अगर देखेंगे तो जो पाल साम्राज्य है वो आपका कहां पड़ता है था? वो पड़ता था आपके मौजूदा समूह के वेस्ट बंगाल में। कहां पड़ता है? आपके मौजूदा समूह के वेस्ट बंगाल में। लेकिन आप अगर भारत के दृष्टिकोण से देखना चाहेंगे तो ये आपका किधर हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्वी हिस्से में। भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो किस हिस्से में हो जाएगा? पूर्वी हिस्से में, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। पाल वंश का जो संस्थापक था वो आपका कौन था? गोपाल था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन इनका जो सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा था वो था धर्मपाल। और धर्मपाल ने किसकी स्थापना की थी? आप लोगों ने सुना भी होगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। वहीं पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है हमारा, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचोल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है और लड़ाई कब हुई है? 1741 में।
वीरा पांड्या कट्टोबोम्मन, राजा राज चोल, तो ये तो उस समय थे ही नहीं। मृदानंद वर्मा, हैदर अली, हैदर अली भी फेमस नहीं थे। इसका जो राइट आंसर है वो है मृदानंद वर्मा। मृदानंद वर्मा ने 1741 में कोलर चोल की लड़ाई में आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था। लेकिन ध्यान रखिएगा 1759-60 में डचों ने क्या किया था, 1759-60 में डचों ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अंग्रेजों के हाथ से बेचकर यहां भारत से ये लोग चले गए थे। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा उसको हम लोग जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन आ चुका है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन है 1748, 1757, 1764 या 1782। देखिए 1757 प्लासी का युद्ध, आपको कितने याद रखें ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1760 वांडीवाश का युद्ध, ये भी आपको ध्यान रखना है आपका, ठीक है। और 1764 आपका बक्सर का युद्ध। तो इतने युद्ध आपको ध्यान ही रखने हैं। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, 1757 में लड़ा गया, जिसमें एक तरफ बंगाल के नवाब थे और दूसरी तरफ आपके अंग्रेज थे। कौन थे आपके, अंग्रेज। तो बंगाल के नवाब जो है वो सिराजुद्दौला अंग्रेजों से हार गए थे और इन्हें अपनी दीवानी जो बंगाल के है वो अंग्रेजों के हाथ सौंपनी पड़ी थी। आगे आता है बक्सर के युद्ध के बाद, अभी मैंने बक्सर का युद्ध बताया आपको 1767, ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हो गई। 82 लाख, 26 लाख, 44 लाख या 68 लाख। तो बक्सर के युद्ध के बाद मुगलों को 26 लाख की, जिसे हम लोग पेंशन बोलते हैं, वो बांध दी गई थी, ठीक है। इस पेंशन की कीमत बढ़वाने के लिए अकबर ने भेजा था राजा राम मोहन राय को, कहां, लंदन। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय को कहां भेजा था, लंदन भेजा था, राजा की उपाधि देकर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें जो एक व्यक्ति नहीं है, मॉन्टेग्यू जो है ये भारत के सचिव थे, ठीक है। वहीं बात करेंगे आप चेम्सफोर्ड की, तो ये भारत के वायसराय थे, ठीक। और इस अधिनियम को हम लोग क्या जानते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसमें महिलाओं को, इस एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, महिलाओं को निर्वाचन में भाग दिया गया, यानी महिलाओं को वोट देने का अधिकार पूछा जाता है, देने का अधिकार कब दिया गया, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में दिया गया था। आगे आइए, नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था, नेहरू, गांधी, जेपी नारायण, एमएन रॉय। तो आपके एमएन रॉय ने आपका संविधान सभा का 1935 के अधिवेशन में आपका सुझाव दिया था, और इस सुझाव के आगे चलकर जो काम किया था वो काम किया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने। तो एमएन रॉय को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बहुत पूछा जाता है आपका, कुल महिलाओं की संख्या कितनी है, 15, 12, 13 या 17। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुल 15 फीमेल, यानी 15 महिलाएं आपकी थीं। लेकिन जो दस्तखत हुए थे भारतीय संविधान पे, तो वो संविधान पे सिर्फ 8 महिलाओं के ही दस्तखत हुए थे, क्योंकि कुछ बंटवारे के बाद आपकी पाकिस्तान में चले गए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा में अल्पसंख्यक उपसमिति का अध्यक्ष कौन था। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पट्टावी सीतारमैया, एच.सी. मुखर्जी या के.एम. मुंशी। तो जो अल्पसंख्यक की उपसमिति थी, ध्यान रखिएगा, उसके जो अध्यक्ष थे वो आपके एच.सी. मुखर्जी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेपाल, म्यांमार, चीन या बांग्लादेश। तो आप लोगों ने ट्रिक तो सुनी ही होगी, बचपन में एमबीए। क्या है इसकी ट्रिक, बचपन में एमबीए। ये भारत के स्थलीय पड़ोसी देश है। पहली बात मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूं, कैसी ट्रिक है ये, आपके स्थलीय पड़ोसी देशों की ट्रिक है, जिसमें बा से बांग्लादेश है, चा से चीन है, पा से आपका पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, बी से भूटान और इसे अफगानिस्तान। तो सबसे लंबी जो सीमा है वो किसकी आपकी फ्रेंड, बांग्लादेश की है। लगभग
96 किलोमीटर लंबी सीमा आपका बनाता है बांग्लादेश। और हमारे और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है उसका नाम हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा यानी बांग्लादेश और भारत के बीच जो आपकी रेखा है उसका नाम क्या है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ है अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय या बंगाल की खाड़ी। अब देखिए भारतीय प्रायद्वीप है क्या, तो मैं आपको बता देता हूं। ये मान लीजिए हमारा भारत का हिस्सा है, तो भारत का ये वाला हिस्सा जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, यानी इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, इसी एरिया को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। द्वीपीय क्या होता है, जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, और प्रायद्वीपीय क्या होता है, जो आपका दो तरफ तीन तरफ पानी से घिरा होता है, द्वीप आपका चारों तरफ से घिरा होता है। तो आप देखिए प्रायद्वीपीय भारत कहां तक फैला है, तो इधर आपका अरब है, अरब सागर है, ठीक, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है और नीचे आपका क्या है, हिंद महासागर। तो प्रायद्वीपीय भारत कहां तक फैला हुआ है आपका, हिंद महासागर तक, यानी लंबाई पूछ रहा है कहां तक फैला है आपका, हिंद महासागर तक फैला है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, असम, झारखंड या मिजोरम। तो इसकी एक ट्रिक है, आपको मैं बता देता हूं। ट्रिक उसी तरीके है जिस तरीके से पूरे इसके राज्य हैं। ट्रिक का नाम है गरम छज पत्रामी। क्या है ट्रिक फ्रेंड्स, हमारे साथ बोलिए, गरम छज पत्रामी। जहां गा से गुजरात, रा से राजस्थान, मा से एमपी, बता देता हूं आपको, मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से आपका पश्चिम बंगाल, त्रा से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। अब इसी तरीके से हम लोग अपने लगा लेते हैं, ठीक है। तो असम तो इसमें है नहीं, तो जिनमें तीन ऑप्शन है वो तो सब कट गए, यानी गुजरात, झारखंड और मिजोरम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, गरम छज पत्रामी, ठीक है। मैं आपको साथ में ट्रिक भी बताते हुए चल रहा हूं, यानी कह सकते हैं हम लोग ट्रिक बेस्ड आपका बिल्कुल पेपर हल कर रहे हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 116 पे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो पे थोड़ा सा लाइक जरूर करिएगा, कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन एक सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता। ऑप्शन है, नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज ने दी है, क्या ज्वारी हाइपोथेसिस जीन्स और हेराल्ड जेफरी ने दी है, ग्रही हाइपोथेसिस चेम्बरलिन और मर्टन ने दी है, गैसी हाइपोथेसिस कॉन्ड ने दी है। तो ये तीनों तो फ्रेंड्स आपके सही हैं, लेकिन ये वाला आपका गलत है और हमसे गलत ही पूछा था, इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। वही बात करते हैं, अगर आप नेबुलर परिकल्पना की, देखिए आर्किमिडीज तो आप लोगों ने सिद्धांत सुना होगा कि आपका जो जहाज वाला सिद्धांत है वो आपके आर्किमिडीज ने ही दिया कि जहाज जो है वो कभी पानी में क्यों नहीं डूबता है, ये आपका किसने दिया है, ये आपका दिया आर्किमिडीज ने। वही आप बात करेंगे नेबुलर परिकल्पना की, तो ये दिया आपका लाप्लास ने। किसने दिया है, ये दिया है लाप्लास ने। मैं यहाँ पे ढंग से लिख देता हूं, लाप्लास ने दिया है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तिमान आमुख यानी जो हमें दिखता है, जिसे हम देखते हैं, क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल, स्थल मंडल, वर्णमंडल या वातावरण। तो जिसको जो हम लोगों को दिखता है उसे हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा गया बहुत एग्जाम में आपका। अल्फा सेंटरी, बेनार्ड स्टार, आपका प्रोक्सिमा सेंटरी या सीरियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका प्रोक्सिमा सेंटरी, जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य के बाद में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 तीन देखते हैं इसमें। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है, यानी हमसे कह रहे हैं कि सकल राष्ट्रीय आय होती है आपकी, जीडीपी जो होती है वो आपकी हमेशा नेट जीडीपी से हमेशा ज्यादा क्यों होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका कारण क्या है, आपका विदेशी आय है, अप्रत्यक्ष कर है, पूंजी खपत भत्ता है या प्रत्यक्ष कर है। तो इसमें जो होता है पूंजी खपत जो भत्ता होता है ये आपका शामिल होता है, इसीलिए हमेशा ज्यादा होती है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम लोग सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ऑप्शन डी जो है ये सही है। इसका मुख्यालय कहाँ है,
इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, और यही क्या करती है, हमारी जीडीपी की गणना करती है कि हमारी जीडीपी आने वाले समय में कैसी रहेगी। और ये गणना जो है वो हमारे वित्तीय वर्ष पे आधारित होती है, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स कृषि विकास से संबंधित नहीं है? सिंचाई, सड़कों की उपलब्धता, बीमा या खनन। तो जो खनन यानी खुदाई का जो काम होता है, ये खुदाई का काम आपके कृषि से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये अलग सेक्टर है आपका, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी है? उमा भारती, योगी आदित्यनाथ, श्री श्री रविशंकर या महंत परमदास दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि आपके चीफ मिनिस्टर भी हैं। कहाँ के हैं? ये आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, यूपी आप पेपर देने जा रहे हैं। उससे पहले ये गोरखपुर में जो गोरखनाथ है, गोरखपुर में जो गोरखनाथ संप्रदाय से आते हैं ये, और नाथ संप्रदाय के ये आपके मुख्य है, आपके पुजारी भी हैं। आपने हाल फिलहाल में इनकी जो फोटो है वो महंतों के साथ में देखी होगी, जहां पे ये पूजा करते हुए आपको दिख रहे होंगे। आगे है, उत्तर प्रदेश में डैश हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न आपका आने की प्रबल संभावना, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। गरीबी दूर करने का, कुपोषण, बेरोजगारी या निरक्षरता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुपोषण को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम रखा था सबरी संकल्प योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, सन 2017 में ये योजना लागू है, पहली बात ध्यान रखिएगा, और इसको हम लोग SHABRI यानी शबरी के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एवं रेड इंडिकेटर, यानी जो लोग रेड इंडिकेटर से नीचे हैं उनको सही करके इस रेड इंडिकेटर से बाहर लाना, यानी कुपोषण से दूर रहना। फिर से ध्यान रखिएगा, सस्टेनिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एवं रेड इंडिकेटर। ठीक है, इस योजना को 2017 से उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। ठीक, और लक्ष्य रखा गया है कि 2018 तक इस हम लोग मतलब उत्तर प्रदेश में कुपोषण से लोगों को बचा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है ये प्रश्न आपका छपेगा, पक्का छपेगा। तो दस्तक अभियान किससे संबंधित है? जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन, पोलियो का उन्मूलन, प्रत्येक गांव को खुले में शौच से मुक्त करना, या सुनिश्चित करने के लिए क्या उस घर में शौचालय राज्य के हर घर तक पहुंचा। तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जो आपका जापानी बुखार जिसको हम लोग कहते हैं, जब ज्यादा बढ़ गया था तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई के महीने में आपका एक अभियान शुरू किया गया था जिसका नाम था दस्तक अभियान। इस अभियान के अंतर्गत हर एक घर में जाकर लोगों से पूछा जा रहा था कि कहीं आपके घर में कोई जापानी मतलब बुखार से पीड़ित तो नहीं है। इसे ये डोर टू डोर अभियान था पूरा, और ये अभियान ध्यान रखिएगा यूनिसेफ के सहायता से चलाया जा रहा था। ठीक है, यूनिसेफ एक संस्था है जो आपके कल्चरल एंड एजुकेशन सेक्टर पे कार्य करती है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, अहमदाबाद, गुरुग्राम, चंडीगढ़ या फिर नोएडा। तो प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का जो शुरुआत किया गया है वो नोएडा से किया गया है। और ध्यान रखिएगा, नोएडा को ई नगरी भी बोला जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक नगरी भी बोला जाता है। ज्यादातर जो आपके मोबाइल चार्जर ये सब चीजें हैं ये आपके नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में ही बनती हैं, और पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था जुलाई 2018 में। ठीक है, क्योंकि पुराना करंट अफेयर यूपी ट्रिपल एससी पूछने की आदत है, इसीलिए इस बुक में आपको नए के साथ में पुराना करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016, देखिए फिर पुराना आ गया, उत्तर प्रदेश में प्रवासी दिवस कब मनाया गया था? 4 जनवरी, 4 फरवरी, 9 जनवरी या 9 फरवरी? तो ध्यान रखिएगा, 4 जनवरी 2016 को उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रवासी दिवस मनाया गया था। वहीं बात करें भारत का प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत का प्रवासी दिवस मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को, जिस दिन आपके महात्मा गांधी भारत आए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश
उत्तर प्रदेश राज्य के साथ साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? चीन, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश? देखिए उत्तर प्रदेश में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, ध्यान रखिएगा। ये कुछ कुछ आपको उत्तर प्रदेश का मैप देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे जो एरिया है ये वाला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेपाल कहते हैं, इसका जो है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत और उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है। और टोटल 7 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे कुशीनगर हो गया, श्रावस्ती हो गया, पीलीभीत हो गया, आपके ये सब क्या करते हैं, ये सब आपके नेपाल के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कितने प्रदेश हैं, सॉरी कितने आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, ध्यान रखिएगा 7 डिस्ट्रिक्ट है। आगे बात करें, नेक्स्ट है बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? सुना होगा आपने बुंदेलखंड, अवध, रोहेलखंड, तो ये कौन सी सीमा पे आता है? उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश नेपाल, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार वाले को हम लोग पूर्वांचल कहते हैं। क्या आते हैं? पूर्वांचल, जिसमें गोरखपुर हो गया, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, महाराजगंज हो गया, ये सब आते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एरिया को फ्रेंड हम लोग बुंदेलखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग बुंदेलखंड कहते हैं। वही उत्तर प्रदेश और नेपाल की जो सीमा है उसे हम लोग रोहेलखंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रोहेलखंड कहते हैं। तो हमसे बुंदेलखंड पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। आप लोगों ने पोएम भी सुनी होगी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और झांसी किसके पास में पड़ता है? तो झांसी बच्चा पड़ता है आपका मध्य प्रदेश के पास में। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे आपका बुंदेलखंड हो जाएगा। ऐसे भी आप इसे कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? हम लोग बहुत पीडीएफ खेलते हैं ना कि सर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। तो पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ पूछा गया हमसे। प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंट डिस्पैच फाइल, प्रोटोकॉल डिस्क फाइल या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट? तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एकदम करेक्ट आंसर है आपका पीडीएफ का फुल फॉर्म का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ यानी कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू, जो ऐसे करके आपके 4 बिंदु बने होते हैं ना स्लाइड में, आपका देखिएगा हमेशा लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा, स्टार्ट मेनू को दर्शाता है? कंट्रोल जेड, आल्ट प्लस स्पेस बार, आल्ट प्लस एस्केप या आल्ट प्लस एंटर। देखिए कंप्यूटर में आपको ये तो पढ़ के जानी ही जानी है, शॉर्टकट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्यूटर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अब आल्ट कंट्रोल प्लस एस्केप जो बटन है आपको, इसे दबाने से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट मेनू को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है? तो फर्स्ट क्लास से आप लोग ये चीज पढ़ रहे होंगे कि चार्ल्स बेबेज को हम लोग कंप्यूटर के जनक के रूप में जानते हैं और अभी भी आपका ये पीछा नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएफपी का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग आईटी सेक्टर में आरपीएफ दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर पेटिशन। ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। हम लोग आगे ना जाते हुए बता देते हैं आपको, बिजनेस सेक्टर में ही आपका यूज किया जाता है। पहली बात तो अभी नहीं किया, इसे कहते हैं हम लोग रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी किसी चीज का प्रपोजल आपको जब दिया जाता है तो उसके लिए जो रिक्वेस्ट की जाती है उसी से संबंधित आपका ये पूछा गया है, तो इसे आप हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अपना अगला प्रश्न, देखते हैं आगे हमारी स्क्रीन पे कौन सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 133 है, वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस एक कंपनी का प्रोडक्ट है? तो वाटसन कंप्यूटर की हम लोगों से बात की जा रही है कि किस एक कंपनी का प्रोडक्ट है। ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, गूगल या डेल। तो वाटसन कंप्यूटर जो है फ्रेंड ये आपके आईबीएम कंपनी के क्या है, एक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? देखिए 2 प्रणाली आपकी महत्वपूर्ण होती हैं, एमकेएस और सीजीएस, और इन दोनों से जो निकली है उसे हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या एसआई सिस्टम। तो एमकेएस में ये चलता है मीटर चलता है, ये किलोग्राम चलता है, ये आपका सेकंड चलता है, जबकि इसमें सेंटीमीटर चलता है, ग्राम चलता है और सेकंड चलता है। ऑप्शन ढूंढ लेते हैं हम लोग सेंटीमीटर, तो ये रहा आपका सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, जिसे हम लोग सीजीएस प्रणाली कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आपकी एमकेएस प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल प्रति कूलाम, 1 न्यूटन प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल
1 जूल प्रति कूलाम के बराबर आपका क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 136 है, तो तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणु का विस्थापन किस तरीके में होता है। जैसे मान लीजिए एक तरल पदार्थ है और ये आपका ठोस पदार्थ है, ये लिक्विड है और ये आपका ठोस है जिसे हम लोग सॉलिड कहते हैं, ठीक है, सॉलिड है। अब इसमें देखिए तरल पदार्थ में जो परमाणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, एक यहाँ एक वहां एक यहाँ एक वहां, इस तरीके से। वही ठोस पदार्थों में जो आपका परमाणु होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, कह सकते हैं हम लोग बारीक होते हैं, बहुत ही पास में होते हैं, इसीलिए इनको सॉलिड बोला गया है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, सॉलिड बोला जाता है। तो दूर दूर होते हैं, नहीं भैया, बारीक से बंधे नहीं होते, ये भी गलत है। बहुत बारीकी से बंधे, जी बहुत ही बारीकी से बंधे होते हैं, उनमें जो स्पेस होता है बहुत ही कम होता है। अगला है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। भैया क्या समान है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना, घनत्व या परमाणु भार। तो देखिए हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपर रूप है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कार्बन से ही बनते हैं, ठीक। इसीलिए इन दोनों का क्या समान होगा, इन दोनों का जो परमाणु भार है वो वही होगा जो आपके कार्बन का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। अध्ययन से भी आपसे एक प्रश्न बन जाता है, तो इसे आप थोड़ा सा देख के जरूर जाइएगा। तो घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं, कालोलॉजी कहते हैं, ओंकोलॉजी कहते हैं, ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं या डर्मेटोलॉजी कहते हैं। तो घाव के अध्ययन को फिर हम लोग ट्रेमेटोलॉजी कहते हैं। ट्रेमेटोलॉजी क्यों, क्योंकि जब घाव होता है तो हम लोगों को क्या दिया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, और ट्रीटमेंट से ही वर्ड निकला आपका ट्रेमेटोलॉजी, ऐसे ध्यान रखिएगा हम लोग, ठीक है। वहीं आप अगर कोई पूछे आपसे, ऑन्कोलॉजी जो है ये कैंसर विकार से संबंधित है, डर्मेटोलॉजी आपका त्वचा से संबंधित है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 47 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। ध्यान रखिएगा, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, किसकी बात हो रही है, नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम से क्या, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सेरिब्रम या सेरिबेलम। तो नर्वस सिस्टम से क्या संबंधित है, हमारा न्यूरॉन संबंधित है, जिससे हम लोग नहीं कहते हैं कि उन्हें न्यूरो प्रॉब्लम है, यानी उनको तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप में सोख लिया जाता है। यानी हमसे यह पूछा जा रहा है कि किस भाग द्वारा सबसे ज्यादा पाचन होता है, किस भाग द्वारा सबसे ज्यादा पाचन आपका होता है। ऑप्शन है आपके गुर्दा, बड़ी अंतड़ी, छोटी अंतड़ी या पेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही आपका सबसे ज्यादा जो पाचन है वो हो जाता है। लगभग 90% पाचन जो है वो आपका छोटी अंतड़ी या छोटी आंत द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अक्टूबर 2022 में आपका मंडला जिला जो है, मंडला जिला जो है मध्य प्रदेश का, इसे भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला घोषित किया गया है अक्टूबर 2022 में। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 142 की जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहां किया गया, भोपाल, इंदौर, गांधीनगर या वाराणसी। तो आपका जो इंदौर है मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहीं पे आपका प्रवासी दिवस जो है वो मनाया गया था। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को मोहनदास करमचंद गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट है, कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहां स्थापित किया जाएगा, आगरा, चित्रकूट, सहारनपुर या लखनऊ। तो ये आपका लखनऊ में स्थापित किया जाएगा, और ये आप यूपी के पेपर की दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक वर्ड लिखा है नाइट सफारी। ध्यान रखिएगा, नाइट सफारी पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे नाइट सफारी स्टार्ट की गई, तो लखनऊ के कुकरेल जंगल में स्टार्ट की गई। लेकिन सबसे बड़ी बिग सफारी की बात की जाएगी, सबसे बड़ी सफारी कहां स्थापित की जा रही है, तो फ्रेंड आपके गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित की जा रही है। ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम हरियाणा में सबसे बड़ी नाइट सफारी लखनऊ के कुकरेल जंगलों में। नेक्स्ट है आपका, अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। ये देखिए संस्कृत ग्राम विकसित करने की बात की गई है, और ये बात जो है
ये आपके उत्तराखंड ने कही है। ठीक है, किसने कही है? आपके उत्तराखंड ने कही है। उत्तराखंड के इस समय के सीएम कौन है? तो ध्यान रखिएगा पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि पूछ दिया जाता है, हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं छोटे स्टेट का। तो पुष्कर सिंह धामी जो है वो आपके उत्तराखंड के सीएम है, और इन्होंने ही राज्य में घोषित किया अपनी सरकार बनने के बाद कि हम लोग संस्कृत ग्राम विकसित करेंगे। संस्कृत की यहाँ संस्कृत भाषा नहीं है, यहाँ पे संस्कृत ग्राम का मतलब है कल्चरल आपका विलेज। ठीक, उसका कारण क्या है? क्योंकि उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि उत्तराखंड बोलते हैं, और संस्कृत भाषा जो है वो आपकी देवभूमि यानी कल्चर से ही संबंधित है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगस्त 2022 में केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से चलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया। इस लालटेन का क्या नाम है? रोशनी, उजाला, दीपक या दमक? देखिए, उजाला लालटेना होता तो उजाला हो जाता, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोशनी, क्योंकि लालटेन, आप ऐसे ध्यान रखिएगा, लालटेन जो सभी शब्द आपके उजाले संबंधित है, लेकिन रोशनी जो शब्द है वो आपका फीमेल है, लालटेन भी आपका फीमेल है, आप ऐसे इसको ध्यान रखिएगा। खारे पानी से जलने वाली पहली आपकी। नेक्स्ट है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोगों ने पोस्टर बहुत बड़े बड़े लगे देखे होंगे गवर्नमेंट जगह पे। ये कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, 13 अगस्त, 14 अगस्त या 15 अगस्त? देखिए 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्र हो गए थे, और उससे एक दिन पहले पाकिस्तान हमारे यहाँ से चला गया था, जिसे हम लोग विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, उत्तर प्रदेश में स्थित किस शहर का संघाई संगठन द्वारा सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? आगरा, वाराणसी, मथुरा या अयोध्या? तो ये किसे घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है आपका वाराणसी, जो कि हमारी सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी भी है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी या फिर मुख्य राजधानी, तो दोनों आपकी लखनऊ है। वही बात करें जुडिशियल राजधानी की, अगर कोई आपसे पूछ दे तो ये आपके फ्रेंड्स इलाहाबाद है, इलाहाबाद या प्रयागराज, जो भी आपको अच्छा लगता हो आप उसे बोल सकते हैं। ठीक, और कल्चरल आपकी राजधानी वाराणसी संघाई संगठन द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। वासुदेव मोही, शरण कुमार लिम्बाले, के शिवा रेड्डी या प्रोफेसर रामदरस मिश्रा? तो ये दिया गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्रा के मैं तो यहाँ हूं के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब ये थोड़ा ओल्ड भी हो चुका है, क्योंकि 32वां सम्मान दिया जा चुका है और मार्च में दिया जा चुका है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि 32वां सरस्वती सम्मान जो है वो शिव शंकरी को दिया गया है। किसे दिया गया है? शिव शंकरी को दिया गया है। इसीलिए मैंने आपको बता दिया 31वां पुराना हो चुका है, लेकिन ऐसे नहीं पूछा नहीं जा सकता, लेकिन 32वां अभी मार्च में दिया गया है, वो किसे दिया गया? शिव शंकरी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1981, 95, 86 या 2000? तो आपको पता ही होगा राजीव गांधी ने कंप्यूटर साक्षरता अभियान और आपका साथ में पर्यावरण साक्षरता अभियान 1986 दोनों लागू किए गए थे। नेक्स्ट है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हो। देखो इको मार्क आपने देखा होगा कि कोई जो वस्तु होती है उसके ऊपर 2 पत्तियां ऐसी बनी होती हैं ऐसे करके, और ये पत्तियां ग्रीन कलर की होती हैं। किस कलर की होती हैं? ग्रीन कलर की, जो दिखाती हैं कि यह वस्तु जो है वो पर्यावरण के प्रति कैसी है? महत्वपूर्ण है, यानी आसानी से ये आपकी गल सकती है, डिकम्पोज हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने पूरे 50 क्वेश्चन जो जीके जीएस के थे उन्हें कंप्लीट किए हैं। इससे प्रीवियस ईयर वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन हिंदी कंप्लीट किए थे, तो हम लोगों ने पूरा एक प्रैक्टिस सेट जो है वो वीडियो का कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब अपना अगला प्रैक्टिस सेट 2 लेके आएंगे, जिसमें हम लोग पहले हिंदी के देखेंगे और फिर आपके जीके जीएस के देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे लिए प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिएगा। धन्यवाद।